नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने चोल साम्राज्य के अंतर्गत चोल कला के विषय में चर्चा की थी। चोल कला में हमने स्थापत्य कला के टॉपिक पर चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि चोल काल में स्थापत्य कला के जो श्रेष्ठ नमूने हैं वो यहाँ के मंदिर हैं, और इन मंदिरों की कुछ विशेषताएं, जो सामान्य विशेषताएं थी, उनके विषय में भी हमने यहाँ चर्चा की थी। और साथ ही साथ राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर और इसके साथ साथ गंगेकोट चोलपुरम के मंदिर के विषय में भी हमने कुछ उनकी विशेषताओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम चोल काल के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार की मूर्तिकला और चित्रकला यहाँ पर विकसित हुई और साहित्य के क्षेत्र में इस समय क्या विकास हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं मूर्तिकला की। तो देखिए, जो मूर्तिकला है, चोल मूर्तिकला का जो विकास है वो भवन निर्माण कला यानी कि स्थापत्य कला की सहायक कला के रूप में हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो चोल काल के जो कलाकार थे, उन्होंने स्वतंत्र मूर्तियां न बना करके और भवनों, मंदिरों आदि की दीवारों और छतों पर मूर्तियां बनाई है। इसलिए मूर्तिकला भवन निर्माण कला की सहायक कला के रूप में यहाँ विकसित हुई है। इसके साथ साथ चोल काल के अंतर्गत देवी देवताओं और शासकों की मूर्तियां अधिकांशतः बनाई जाती थी, और ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी ये पत्थर की, कांसे की या अष्ट धातु की बनाई जाती थी, और मंदिरों तथा भवनों की दीवारों पर इन्हें बनाया जाता था। इसके साथ साथ चोल काल के अंतर्गत जो उल्लेखनीय मूर्ति हमको एक देखने को मिलती है वो कांसे की एक नटराज शिव की मूर्ति है, जिसे मतलब बहुत ही आकर्षक ये मूर्ति है, इसलिए इसे उल्लेखनीय मूर्ति यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। तो देखिए, चोल काल में भित्ति चित्रकला का काफी विकास हुआ। भित्ति चित्रकला से तात्पर्य ये है कि दीवारों के ऊपर चित्रकारों के द्वारा चित्र उकेरे गए हैं। दीवारों पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भित्ति चित्रकला यहाँ पर काफी विकसित हुई। और इसके साथ साथ जो वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है, तंजौर के अंतर्गत स्थित, राजराज प्रथम के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, तो वृद्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो चित्र अजंता की चित्रकला से काफी प्रभावित है। अर्थात जिस प्रकार की चित्रकारी अजंता की गुफाओं के अंतर्गत की गई है, उसी प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर की दीवारों पर भी की गई है। तो एक तरह से ये अजंता की चित्रकला से काफी प्रभावित है। इसके साथ साथ चित्रकला के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम ने जो अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा रही है चोल काल में, उन अभिलेखों को लिखवाने के अंतर्गत राजराज प्रथम के समय से अभिलेख जो है, अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से किया जाना आरंभ हुआ। तात्पर्य यह है कि जिस भी शासक के अभिलेख लिखे जाते थे, अभिलेखों के अंतर्गत बहुत सारे शासकों की गतिविधियों को, उनकी विजयों, उनकी उपलब्धियों, सैनिक उपलब्धियों, साम्राज्य विस्तार आदि के विषय में अभिलेखों में लिखा जाता था। तो इन सब की क्या विवरण लिखने से पूर्व राजराज प्रथम ने अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति से करवाया जाना प्रारंभ किया। ऐतिहासिक प्रशस्ति का तात्पर्य है कि उस शासक के विषय में कुछ प्रशंसा पहले लिखी जाती थी। प्रशंसा के अंतर्गत कुछ कविताएं या कुछ अन्य श्लोक वगैरह लिखे जाते थे और उसके पश्चात अभिलेख लिखा जाता था। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखने योग्य है कि ऐतिहासिक प्रशस्ति से अभिलेखों का प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो राजराज प्रथम था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि चोल साहित्य की। देखिए, चोल काल में चोल शासकों ने शिक्षा और साहित्य को काफी संरक्षण प्रदान किया, और चोल काल के अंतर्गत तमिल और संस्कृत भाषा का काफी विकास हुआ था। तमिल भाषा को चोल शासकों ने राजाश्रय प्रदान किया, अर्थात राजकीय संरक्षण दिया, जिससे तमिल भाषा का काफी विकास हुआ और तमिल भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चोल काल के अंतर्गत एक जो प्रमुख साहित्यकार था कंबन, उसके द्वारा रामावतार नामक एक ग्रंथ की रचना की गई है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य छोटा प्रश्न बन सकता है, रामावतार की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कंबन जो साहित्यकार था उसके द्वारा रामावतार ग्रंथ की रचना की गई है। और जो कंबन था
वो कुलोत्तुंग तृतीय जो शासक था उसके दरबार में निवास करता था। कुलोत्तुंग तृतीय का जो शासनकाल है वो तमिल साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कुलोत्तुंग तृतीय ने तमिल भाषा के जो ग्रंथ थे उनको काफी संरक्षण प्रदान किया और तमिल भाषा के जो कवि थे उन्हें संरक्षण प्रदान किया, जिससे तमिल साहित्य का काफी विकास हुआ था। इसलिए इसका काल जो है वो तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एक अन्य साहित्यकार और था जयगोंदार, जिसके द्वारा कलितुंग पर्णी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और इसके अतिरिक्त कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथ भी इस काल के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैन ग्रंथों के अंतर्गत जीवक चिंतामणि उल्लेखनीय ग्रंथ है जो तिरुकदेवर द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक तिरुकदेवर थे जीवक चिंतामणि के। ये एक जैन ग्रंथ था। यहाँ पर छोटे प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीवक चिंतामणि जो है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इसके लेखक तिरुकदेवर हैं। और इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में भी काफी ग्रंथ लिखे गए। इनमें सबसे उल्लेखनीय जो है वो है कुंडलकेशी। तो इस प्रकार से जैन, बौद्ध, तमिल और संस्कृत सभी भाषाओं में लगभग इस समय साहित्य लिखा गया और अधिकांशतः तो संस्कृत और तमिल भाषा को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया था। तो आज हमने चोल काल के अंतर्गत मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम राजतरंगिणी, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है उसके विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। तो धन्यवाद।